इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का सवाल ऊपर से तो सीधा लगता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से एक आईएएस अधिकारी की असली जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इस भूमिका को सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तरह नहीं देखते, बल्कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। एक ऐसी भूमिका जिसे संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो चलिए आज इस बात की तह तक जाते हैं कि भारत की इस स्टील फ्रेम का असली मकसद क्या है। और ये चर्चा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर आईएएस अधिकारियों को मतलब सिर्फ सरकार के नुमाइंदों के तौर पर देखते हैं। सही बात है। लेकिन संविधान उन्हें एक खास दर्जा देता है। ये सिर्फ कर्मचारी नहीं है, ये एक संवैधानिक पद पर है। उनकी पहली और आखिरी वफादारी सरकार से पहले भारत के संविधान के प्रति होती है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी संवैधानिक जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, शपथ। जब कोई अधिकारी पद संभालता है तो वो एक शपथ लेता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कसम खाता है कि वो भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा और संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा। हाँ, स्रोत साफ कहते हैं कि उसका धर्म सिर्फ और सिर्फ संविधान है। कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नेता नहीं, कोई सरकार नहीं। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। ये कहना मतलब बहुत आसान है कि मेरी वफादारी संविधान के प्रति है, लेकिन हकीकत में उसे काम तो चुनी हुई सरकार के साथ करना होता है ना, जिसके निर्वेश एक राजनीतिक विचारधारा से आते हैं। यहीं पर अधिकारी के चरित्र की उसकी समझ की असली परीक्षा होती है। अच्छा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी, हमारा संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो बुरा ही साबित होगा। वो इसी टकराव की बात कर रहे थे। तो इस संतुलन बनता कैसे है? मतलब एक तरफ संविधान का एक स्थायी दस्तावेज है और दूसरी तरफ हर रोज बदलते राजनीतिक निर्देश। एक अधिकारी इस पतली सी रस्सी पर कैसे चलता है? देखिए, इसका जवाब संविधान खुद देता है। वो कहता है कि आपकी शक्ति का स्रोत संविधान है। जब कोई अधिकारी फैसला लेता है तो उसे खुद से पूछना होता है, क्या ये फैसला संविधान की मूल भावना के मुताबिक है? और वो मूल भावना क्या है? इसकी पहली झलक हमें दिखती है निष्पक्षता में। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरा कर्तव्य सामने आता है, निष्पक्ष प्रशासन। जी। मतलब अधिकारी का काम सिर्फ नीतियां लागू करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि वो बिना किसी भेदभाव के लागू हों। बिल्कुल। संविधान का मूल सिद्धांत है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन जमीन पर इसका क्या मतलब है? जमीन पर इसका मतलब बहुत ठोस है। मान लीजिए सरकार की एक योजना है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। ठीक है। अब अधिकारी का काम सिर्फ लिस्ट बनाकर पैसे बांटना नहीं है। उसका काम ये देखना है कि लिस्ट में किसी छोटे किसान का नाम इसलिए तो नहीं छूट गया क्योंकि वो किसी खास समुदाय से है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने जानने वालों के नाम तो नहीं डलवा दिए। जब एक अधिकारी ये सुनिश्चित करता है कि हक सिर्फ हकदार को मिले, तब वो असल में संविधान को जी रहा होता है। सही बात है। वो सिर्फ एक योजना लागू नहीं कर रहा, वो समानता के अधिकार की रक्षा कर रहा है। और ये सिर्फ समानता तक सीमित नहीं होगा। मेरे ख्याल से हमारे मौलिक अधिकारों का दायरा तो बहुत बड़ा है। बोलने की आजादी, जीने का अधिकार, तो क्या इन सब की रक्षा भी अधिकारी की ही जिम्मेदारी है? बिल्कुल, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। वो संविधान की आत्मा का रखवाला है। आत्मा का रखवाला। जी। जब कहीं पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे किसी प्रदर्शन को संभालने की बात आती है, तो उसे कानून व्यवस्था और लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होता है। जब वो किसी फैक्ट्री को लाइसेंस देता है तो उसे ये भी देखना होता है कि उससे निकलने वाला धुआं कहीं आसपास के लोगों के जीवन के अधिकार का हनन तो नहीं करेगा। मतलब हर फैसले के पीछे, हर सरकारी फाइल, हर फैसले के पीछे एक नागरिक का अधिकार जुड़ा होता है। अधिकारी की विफलता तब होती है जब संविधान का दिया संरक्षण उस नागरिक तक नहीं पहुंच पाता। इन सब बातों से एक अधिकारी की छवि एक सख्त नियम कानून वाले इंसान की बनती है। लेकिन हमारे स्रोत एक और पहलू पर बहुत जोर देते हैं, संवेदनशीलता। डॉक्टर अंबेडकर का एक और कथन है कि प्रशासन तभी सही होगा जब उसमें नैतिकता और संवेदना दोनों हों। ये बात तो पूरी तस्वीर ही बदल देती है। हाँ, क्योंकि ये प्रशासन को एक मानवीय चेहरा देती है। कानून और नियम अपनी जगह हैं, लेकिन वो लोगों के लिए बने हैं, लोग उनके लिए नहीं। सही कहा। कल्पना कीजिए एक बाढ़ प्रभावित इलाके की।
एक अधिकारी का काम सिर्फ राहत शिविर लगवाना और खाना बंटवाना नहीं है। उसका काम उस बूढ़ी औरत की बात सुनना भी है जिसका घर बह गया, या उस किसान का दर्द समझना है जिसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ, ये संवेदनशीलता ही उसे सिर्फ एक मैनेजर होने से ऊपर उठाकर एक सच्चा लोक सेवक बनाती है। ये संविधान की बंधुता यानी भाईचारे की भावना को जमीन पर उतारना है। और ये संवेदनशीलता सिर्फ आपदा के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के काम में भी दिखनी चाहिए। बिल्कुल, और ये दिखती है संविधान के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने में। अच्छा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, अब ये एक भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। ये संविधान बनाने वालों का एक सपना है, एक नैतिक कंपास है जो सरकार को बताता है कि हमें कैसा देश बनाना है। कैसा देश? एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हो, जहां अमीरी गरीबी का फासला कम हो, जहां सबको काम करने और सिर उठाकर जीने का मौका मिले। तो ये जो कोई अधिकारी मान लीजिए मनरेगा जैसी रोजगार योजना को ठीक से लागू करवाता है या किसी गरीब बस्ती में साफ पानी की पाइपलाइन लगवाता है, तो वो सिर्फ एक सरकारी फाइल नहीं निपटा रहा, वो असल में संविधान के उस सपने को, उस वादे को पूरा कर रहा है। वो उन नीति निदेशक तत्वों को कागज से निकालकर लोगों की जिंदगी में उतार रहा है। ये एक योजना का काम नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का काम है। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत आईएएस अधिकारियों को नौकरी के खास तरह की सुरक्षा दी गई है। जी, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, उन्हें पद से हटाना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर लोग इसकी आलोचना करते हैं कि इससे वो लापरवाह हो जाते हैं। ये एक आम धारणा है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मकसद था। और यही संविधान की दूरदर्शिता है। संविधान बनाने वाले जानते थे कि एक ईमानदार अधिकारी पर हर तरफ से दबाव आएगा, नेताओं का, प्रभावशाली लोगों का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का। ये जो नौकरी की सुरक्षा है, ये एक तरह का कवच है, एक शील्ड है। ये शील्ड उन्हें निडर होकर ना कहने की ताकत देती है, ताकि वो किसी व्यक्ति या पार्टी के हित में नहीं बल्कि सिर्फ संविधान और जनता के हित में काम कर सकें। लेकिन इस कवच का तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। ये ढाल कहीं अधिकारी को निरंकुश तो नहीं बना देती। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और यहीं पर जिम्मेदारी का दूसरा पहलू आता है। ये कवच आत्मरक्षा के लिए नहीं है। अच्छा, ये कवच उसूलों की रक्षा के लिए है। इसी से जुड़ा है उनका एक और बड़ा कर्तव्य, भ्रष्टाचार से लड़ना। डॉक्टर अंबेडकर ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था। तो ये जो कवच है, ये असल में अधिकारी को निडर होकर व्यवस्था की गंदगी साफ करने की शक्ति देता है। ये एक जिम्मेदारी है, कोई विशेषाधिकार नहीं। इसका सही इस्तेमाल ही इसकी असली परीक्षा है। तो अब तक हमने समझा कि उनकी जिम्मेदारी है संविधान के प्रति वफादार रहना, निष्पक्ष होकर काम करना, संवेदनशील होना और निडर होकर जनहित में फैसले लेना। ये सब एक बड़े मकसद की तरफ इशारा करता है। जी, और शायद वो मकसद हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या एक अधिकारी का काम इन भारी भरकम शब्दों को आम आदमी के लिए हकीकत बनाना नहीं है? बिल्कुल। और ये काम सिर्फ नीतियां लागू करके नहीं होता। यहाँ एक और दिलचस्प कर्तव्य सामने आता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। वो क्या है? वो है जनता में संविधान के प्रति विश्वास जगाना। विश्वास जगाना। हाँ, अधिकारी सरकार और जनता के बीच का पुल है। जब वो पारदर्शिता से काम करता है, जब वो लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताता है, जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है, तभी वो उस सिस्टम का सम्मान करते हैं। मतलब उसका काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि लोगों को शासन से जोड़ना भी है। एकदम सही। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान तभी तक चलेगा जब तक लोग उसे मानेंगे, और लोग तभी मानेंगे जब उन्हें विश्वास होगा कि ये उनके भले के लिए है। ये विश्वास बनाए रखना एक आईएएस अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारत एक बहुत विविध देश है। यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, और दोनों के बीच अक्सर खींचतान भी चलती है। हाँ, ये तो है। ऐसे में एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी की क्या भूमिका होती है? यहाँ वो एक पुल का काम करता है, एक गोंद की तरह जो देश को जोड़ता है। अच्छा। हमारा एक संघीय ढांचा है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किए जाते हैं, लेकिन काम राज्यों में करते हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय महत्व की नीतियां राज्यों में ठीक से लागू हों, और साथ ही वो राज्य की जमीनी हकीकत से
केंद्र को भी अवगत कराते हैं। तो वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हाँ, वो इस संघीय ढांचे में तालमेल बिठाने वाली एक बहुत बहुत जरूरी कड़ी हैं। और इन सब जिम्मेदारियों के ऊपर शायद एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और वो है राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना। उनके सारे कर्तव्य, चाहे वो निष्पक्षता हो, न्याय हो या विकास हो, आखिरकार इसी एक लक्ष्य में आकर मिल जाते हैं। ये सिर्फ सीमा की सुरक्षा या कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। इसका मतलब समाज में भाईचारा बनाए रखना, नफरत और हिंसा को रोकना, और ये सुनिश्चित करना भी है कि भारत की छवि दुनिया में एक मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र की बनी रहे। एक मजबूत, एकजुट राष्ट्र के बिना कोई भी नीति या अधिकार मायने नहीं रखता। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि एक आईएएस अधिकारी की भूमिका क्लर्क से लेकर सीईओ तक की नहीं है। वो जमीन पर संविधान का चलता फिरता चेहरा है। सही शब्द है, चलता फिरता चेहरा। उसका काम है कि कानून सिर्फ कागज पर न रह जाए, बल्कि लोगों की जिंदगी में इंसाफ बनकर उतरे। जैसा कि स्रोत के आखिर में डॉक्टर अंबेडकर का वो मशहूर कथन है, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। और आईएएस अधिकारी का काम उस माध्यम को हर नागरिक के जीवन तक पहुंचाना है। और यहाँ हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। बताइए। अगर एक अधिकारी संविधान का जीवंत रूप है, तो क्या होता है जब किसी सरकारी नियम की शाब्दिक व्याख्या और संविधान की मूल भावना के बीच टकराव हो जाए? अच्छा, ये तो मुश्किल स्थिति है। हाँ, मान लीजिए कोई नियम कहता है कि एक जरूरी मदद किसी को इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उसके पास एक खास दस्तावेज नहीं है, लेकिन संविधान की भावना कहती है कि किसी को भूखा नहीं सोने देना चाहिए। उस वक्त एक अधिकारी प्रशासनिक प्रक्रिया और संवैधानिक नैतिकता के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये सवाल आज के प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।